बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, जैसे लास्ट टाइम हमने वो पढ़ लिया था, माइसल फॉर्मेशन, डिटर्जेंट्स और आपके सरफेक्टेंट, वेटिंग एजेंट सब की डिटेल आपने पढ़ ली थी। उसमें जो फैटी एसिड पोर्शन भी आता था और फैट्स को डिसॉल्व करना, ऑयल्स को डिसॉल्व करना, ये आपने देखा था। लेकिन फैट्स एंड ऑयल्स क्या होते हैं? चूंकि आपने पहले वो पढ़ा, इसलिए आपको इसकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो एक तो फैट्स एंड ऑयल्स का आप बेसिक डिफरेंस, जैसे सबको पता है, आपने पिछली किताबों में पढ़ा है कि फैट्स जो हैं वो सॉलिड होते हैं और ये जो ऑयल्स हैं ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। फैट्स का फैट्स के अंदर सैचुरेशन होती है, सैचुरेटेड कम मतलब सिंगल बॉन्ड ज़्यादा होते हैं, और ऑयल्स के अंदर डबल बॉन्ड आपको मिलेंगे, अनसैचुरेशन मिलेगी। इसके अलावा फैट्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ऑयल्स का ऑलरेडी मेल्ट फॉर्म में होते हैं तो हाई, इनका इतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट तो होगा ही नहीं ऑयल का, क्योंकि ऑलरेडी वो लिक्विड फॉर्म में है। और इसके अलावा इनमें क्या डिफरेंस होता है, जैसे कौन सा होगा भला? और मतलब ये बेसिक उनके जो डिफरेंस है मेजर, तो यही बनता है। ठीक है, इसके अलावा जो फैट्स एंड ऑयल्स के अंदर जो एक चीज देखने वाली है, इसको हम फैट्स एंड ऑयल को कंबाइनली, क्योंकि केमिस्ट्री इनकी सेम होती है, सिर्फ जो आर ग्रुप है उसका फर्क होता है, तो इसलिए हम इसको ये भी कहते हैं कि ये अपना ट्राइग्लिसराइड भी कह देते हैं। मतलब ट्राइग्लिसराइड का मतलब ये है कि आर, एक तो एस्टर इसमें ग्रुप होता है, आर सी डबल ओ, और ट्राई एस्टर भी कह देते हैं। वो एस्टर फॉर्मेशन चूंकि होती है, वो जो एस्टर का पोर्शन है सी डबल ओ सी एच टू, फिर नीचे सिंगल बॉन्ड, वो जो पोर्शन है एस्टर वाला, वो पोर्शन आता है ग्लिसरॉल से, तो इसलिए हम इसको ट्राइग्लिसराइड भी कह देते हैं। तो ये मुख्तलिफ उसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। ये यहाँ से मैं रीडिंग भी करवा दूँ। फैट्स एंड ऑयल्स आर यूज्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर बोथ फूड एप्लीकेशंस एंड इंडस्ट्रियल यूज। दे आर कंज्यूम्ड इन बटर, ये है उसके कि कहाँ कहाँ ये यूज होता है। सोर्सेज, हाँ, एक जो डिफरेंस और है वो ज्यादातर ये कि जो फैट्स हैं वो आपको मिलेंगे ज्यादातर एनिमल सोर्स से ना, फैट्स, और जो ऑयल्स हैं वो आपको प्लांट सोर्स या मेरीन, जो जानवर हैं समंदर के, उनमें से आपको ऑयल्स वगैरह की, मतलब ये दो डिफरेंट सोर्सेज भी इनका थोड़ा सा फर्क हो जाता है। ठीक है, फैट्स एंड ऑयल्स आर इंक्लूड, ये जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ये भी अगर आप देखें तो ऑयल्स, ऑयल 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 ऑयल, ठीक है, और एनिमल के साथ फैट्स का लफ्ज लिखा है, एंड मेरीन के साथ फिर ऑयल के लिखे हैं। इसलिए ये याद रखना है कि इसमें जो फैट्स एंड ऑयल्स के डिफरेंस है, उसमें इनके सोर्स का भी फर्क होता है। यानी कि फैट्स आपको वेजिटेबल सोर्स से नहीं मिलेगा मोस्टली। ठीक है, मतलब अगर आप देखेंगे तो आपको प्लांट्स में से भी देखेंगे ऑयल एक्सट्रैक्ट, ऑयल एक्सट्रैक्ट, ऑयल एक्सट्रैक्ट, इस तरह से जानवर हैं ये जो, मतलब वेल मछली से भी निकलता है ऑयल। ठीक है, तो बल्कि एक मूवी भी आई थी जिसमें वेल मछलियों के शिकार करते हैं और उसमें से ऑयल निकालते हैं। बड़ी अच्छी मूवी थी, मुझे नाम याद नहीं, मैं बताऊंगा आपको। अच्छा, ये जो पाई चार्ट है ये पुराना है, मतलब इसका डेटा काफ़ी ओल्ड है, और अब काफ़ी हद तक ये चेंज हो चुका है। एशिया का, चाइना, इंडिया का, ये जिससे लिखा है, इसलिए आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ दें। और ये टोटल जो है ना, ये काफ़ी हद तक ये चेंज हो चुका डेटा, तो इस पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कितने बिलियन पाउंड की है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये 2000 का, 2020 जा रहा है, 20 साल पुराना डेटा, कहाँ उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेटेस्ट अगर मिले तो देख लीजिएगा, या मैं देख लूँगा तो मैं आपसे शेयर कर दूँगा। आगे आता है ये मेथड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एडिबल फैट्स एंड ऑयल्स। इसको एक्सट्रैक्ट करना मतलब निकालना। अब एडिबल मतलब जिसको हमें खाने पीने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, द रॉ मटेरियल फॉर फैट्स एंड ऑयल इंडस्ट्रीज आर एनिमल्स बाय प्रोडक्ट। ठीक है, फ्रॉम द स्लॉटर ऑफ कैटल, ये मतलब जानवरों को आप उधर से स्लॉटर हाउस से लेके आते हैं, उनमें से आप
निकाल लेते हैं, फ्रूट्स आपको मिल जाते हैं, उसमें से आप निकाल लेते हैं, सीड्स में से निकाल लेते हैं। यानी कि ऑयल्स, और जो इवन बहुत ज़्यादा कीमती किस्म के ऑयल्स होते हैं, उसको हम कहते हैं एसेंशियल्स ऑयल, वो आपके परफ्यूम वगैरह में भी यूज़ होते हैं, ठीक है? उसकी भी एक्सट्रैक्शन करते हैं। और अब्दुर्रहमान, सुन रहे हो? जी सर। हाँ, तो वो बताओ जो अभी आपने ऑयल एक्सट्रैक्ट पे भी किया ना, प्रेजेंटेशन बनाई है ना आपने, जी सर। तो उसमें बताएं कि कैसे ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऐसे ही ज़रा थोड़ा सा अगर याद हो आपको। सर ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका। हाँ, मतलब कैसे ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सर प्रॉपर मेथड तो उसका मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं था, लेकिन इतना ही मैंने इसके बारे में जो पढ़ा था वो यही था कि आप लोग जो है, अगर आपने किसी चीज़ को, ऑयल को अलग करना है या पेट्रोलियम अगर आपने इसे सेपरेट करना है, तो आपने हुँ, उसमें कुछ तीसरे किस्म का लिक्विड डालते हो जो उनसे ज़्यादा सैचुरेटेड हो, अपने अंदर ज़्यादा डिसॉल्व कर सके। हुँ, वो जिस चीज़ को आपने एक्सट्रैक्ट करना होगा वो सेपरेट हो जाएगी, और वो जो दूसरे अंदर होगी वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, जो चीज़ आप लोग उसके अंदर डालोगे। तो इस तरीके से आप जो चीज़ प्योर करनी होगी वो सेपरेट हो जाएगी, वो दूसरी चीज़ उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, आप लोग इस तरीके से उसकी सेपरेशन करते हो। हुँ। तो ये आपने ख़ैर बहुत ज़्यादा कंसाइज़ बनाया था, इसकी बहुत लंबी डिटेल है। चलें वो हम अलहदा से कभी डिस्कस करेंगे। एक्सट्रैक्शन जो है ना, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फिनोमेना है हमारी केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब हमने किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना है ना, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो गैसियस फॉर्म में है। एक्सट्रैक्ट मीन हमने प्योर हालत में उसको निकालना। इसके लिए बहुत ज़्यादा टफ किस्म की टेक्निक्स यूज़ होती हैं। हमने जो सबसे पहली हमारी जो कोशिश होती है किसी भी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना, स्पेशली लिक्विड्स और फैट्स एंड ऑयल के हवाले से अगर मैं बात करूँ, और एडिबल ऑयल की बात करूँ जो हम खाने-पीने में यूज़ करते हैं, तो जैसे सीड्स में से निकालना हो, हमने सबसे जो पहली कोशिश है कि हमने प्योर फॉर्म में हमने उसको निकाल लें। उसके लिए प्योर फॉर्म में निकालने का मतलब ये है कि हम लोग उसमें कम से कम मैकेनिकली और कम से कम केमिकली उसके साथ मतलब लड़ाई करें। बहुत ज़्यादा हम उसके साथ लड़ाई ना करें, आराम से जितना निकलता है ना, वो जो सबसे प्योर फॉर्म में होता है उसको बेस्ट होता है। जैसे ऑलिव ऑयल है, तो जो आराम से उसको निकालने से निकल आता है, उसको हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल कहते हैं, ठीक है? तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है जो उसमें से पीस-पीस के निकालना होता है ना, फिर वो भी वर्जिन ऑयल होता है। जो लास्ट स्टेप है, जिसमें से जब कुछ भी नहीं निकल सकता, और फिर आप क्या करते हैं, फिर आप केमिकल्स का सहारा लेते हैं। केमिकल्स सॉल्वेंट्स भी हो सकते हैं, वो कोई और केमिकल्स भी हो सकते हैं। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल उनको डिसॉल्व करवाया, उसके बाद अनडिसॉल्व करवा के उसको अलग कर लेते हैं। वो जो होता है वो इतना ज़्यादा प्योर नेचुरली नहीं होता है। क्यों, उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि उसमें से ऑयल तो आप अलग कर लेंगे, ठीक है ना? अगर खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जब उसके साथ आप विटामिन ई है या ओमेगा 3 फैटी एसिड, इस तरह के लफ़्ज़ लिखे होते हैं आपके घी के डब्बों पे भी, वो तो नहीं मिलेंगे ना। वो तो ला हम उनकी एक्सट्रैक्शन तो नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ़ ऑयली पोर्शन की तो कर रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ जो एडिटिव्स कुदरती तौर पे हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, वो हम उनसे फिर महरूम हो जाते हैं। इसलिए फिर वो वाला तेल जो है वो मालिश के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, जो थ्रू केमिकल्स फर्दर एक्सट्रैक्शन जिसको हम कहते हैं, करते हैं। तो मैं जस्ट एक जो इसने लिखा है वो मैं आपको हल्का-सा इसमें बता देता हूँ। मोस्ट ऑयल सीड्स आर ग्रोन स्पेसिफिकली फॉर प्रोसेसिंग to oils and protein meals, but several important vegetable oils are obtained from by-product raw material. मतलब कुछ तो हैं जो इसी पर्पस के लिए यूज होते हैं, बाद जो हैं वो एज अ, जैसे कॉर्न ऑयल है, तो अगर कॉर्न की बात करें तो कॉर्न हमें अलग अलग से भी उसके फायदे हैं, लेकिन जो एंड पे बच जाता है उसमें से, मतलब हम ऑयल एक्सट्रैक्शन की तरफ भी चले जाते हैं, उसके लिए हम एनर्जी सोर्सेज की तरफ भी चले जाते हैं। मतलब उससे हम जो उसका तुक्का जिसको हम कहते हैं कॉर्न का, उससे हम उसको बर्न करके एनर्जी भी लेते हैं, ठीक है? कॉटन सीड इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ कॉटन ग्रोन फॉर फाइबर। अब यहाँ से अगर आप बात करें तो कॉटन ये बाई प्रोडक्ट ही है, क्योंकि मेन चीज़ तो आपको कॉटन है, जो आपकी कॉटन की फसल है, ठीक है? पंजाबी में इसको कहते हैं वड़ेमा। तो वो ब्लैक कलर का उसमें से सीड अलग कर लेते हैं, उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक से
स्लिंटर्स होते हैं, बिल्कुल वो भी हम उसको लेते हैं, फिर उसके इसकी जो एक लेंथ होती है कॉटन की, उसको हम कहते हैं स्टेपल लेंथ। तो वो जितनी ज़्यादा होगी लंबी, उतना ज़्यादा वो अच्छी कॉटन समझी जाएगी। वर्ल्ड में जो है इजिप्शियन कॉटन का ज़्यादा है, ब्राज़ीलियन कॉटन फेमस है, पाकिस्तानी कॉटन भी अच्छी है, चलती है, बहुत अच्छी उसकी स्टेपल लेंथ है। तो ये इस पे भी रिसर्च वगैरह काफ़ी होती है। इसके अलावा मतलब ये उसकी बाई प्रोडक्ट है। इस तरह कॉर्न ऑयल इज obtained फ्रॉम द कॉर्न germ that accumulates from the corn milling industry whose primary products are corn grits, starch और सीरप। कॉर्न में से आपको पता है स्टार्च भी निकलती है, उसका सिरप और उस तरह से और चीज़ें भी निकलती हैं, लेकिन कॉर्न ऑयल भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और अच्छा समझा जाता है। Fats may be recovered from oil-bearing tissues by three general methods with varying degree of mechanical simplicity. ऑयल बेरिंग टिश्यूज मतलब जहाँ से ऑयल की उसके अंदर मौजूदगी या उसके अंदर जैसे एक थैली बनी होती है, समझ लें, जिसमें अंदर ऑयल होता है, उसको हम टिश्यू का लफ्ज जनरल यूज करते हैं। रेंडरिंग, प्रेसिंग विद मैकेनिकल और एक्सट्रैक्शन विद वोलाटाइल सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे मैंने एक्सट्रैक्शन का लफ्ज बोला था वो ये यहाँ पे भी है। प्रेसिंग मीन मैकेनिकली आप उसमें से कितना निकालते हैं। पुराने ज़माने में जो कोलू लगे होते थे वो यही प्रेसिंग सिस्टम ही था। ठीक है, ये रेंडरिंग सिस्टम तो खैर अब यूज़ नहीं होता, लेकिन ये चले। द क्रूडेस्ट मेथड ऑफ रेंडरिंग ऑयल फ्रॉम oleaginous fruit still practiced in some countries consist of heaping them in piles, exposing them to the sun and collecting the oil। मतलब हम इसको रख देते हैं, उसमें से ऑयल खुद ही निकल जाता है। आपने अक्सर देखा होगा पुरानी लकड़ी अगर आप बाजार से लेते हैं, किसी ने घर में कंस्ट्रक्शन करवाई हो, तो लकड़ी पड़े पड़े उसमें से भी ऑयल निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, वक्त के साथ साथ कुछ चीज़ों में से मतलब ऑयल वैसे कुदरती तौर पे निकला है, उसके अंदर इतना ज़्यादा ऑयली, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ हो तो फिर ही ऐसा होता है। तो रेंडरिंग मीन चीज़ ਨੂੰ ਮੁਸਾ ਕੇ ਕੱਢਣਾ। ठीक है, वो कहते हैं ना मुस गई, तो ये वो वाला काम है। The fresh farm fruits are boiled in water and the oil is skimmed from the surface। ये इसमें पढ़ लीजिएगा, दो तीन जो इसने बेसिक मेथड दिए हुए हैं। ठीक है, large quantity are easily released। बाकी एनिमल फैट्स है। द रेंडरिंग प्रोसेस, ओ किसका बज गया, अच्छा। किरण, इसमें कोई आप अपनी तरफ से कोई फीडबैक देना चाहें तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि आपकी है इसमें, तो आप इसमें ना अपना फीडबैक दे सकते हैं अगर किसी जगह पे आपको ज़रूरत पड़े, या आपको लगे कि ये मैं पॉइंट कुछ और तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपने कुछ और तरह से लिखा है, तो आप इसमें थोड़ा सा ना अपना फीडबैक दे सकते हैं। अच्छा, एनिमल फैट, द रेंडरिंग प्रोसेस इज अप्लाइड on a large scale to the production of animal fat such as tallow। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको उसमें डिटर्जेंट में बताया था कि इसमें फैट्स से आप जब केमिकल बनाते हैं, सॉफ्टनर बनाते हैं, डिटर्जेंट वगैरह बनाते हैं, तो सुअर की चर्बी या जो भी वो अपनी चेंज तो कर लेती है, लेकिन काफ़ी हद तक अगर उसमें इम्प्योरिटीज रह जाए तो फिर वो हराम है। तो हम लोग फिर ये टैलो का जो मेन टर्म है ना, ये उसके लिए सुअर की चर्बी के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ पर, लेकिन अगर आपको मैं केमिकली बताऊँ तो ये सॉफ्ट होती है, इसमें अनसैचुरेशन भी होती है काफ़ी, और इसके यूसेज तो बहुत है। पूरी दुनिया जो है वो खाती भी है और यूज़ भी करती है, मरती भी है और बगैरतियाँ भी करते हैं। ये जो एनिमल फैट है ये लिपिड मटेरियल होता है ना? हाँ जी, एनिमल फैट जो है मैंने आपको बताया कि एनिमल फैट लिक्विड नहीं होगा, वो फैट ही होगी। ऑयली जो मटेरियल है ना, वो ज़्यादातर आपके प्लांट से या मैरीन से, जैसे व्हेल मछली वगैरह से आपको निकलेगा, जैसे ये लिखा व्हेल ऑयल। ठीक है, तो ज़्यादातर एनिमल से आपको जो है ना फैट्स ही मिलेगी, सैचुरेटेड या चर्बी जिसको आप कहते हैं। ठीक है, जानवरों में चर्बी होती है ना, ऑयल, वो आपको पता है, अगर आप बकरे का गोश्त भी करें ना तो उसमें चर्बी तो निकलती है, लेकिन वो जो होती है ना मछली की हड्डियाँ, मछली की बोटियाँ, वहाँ पर थोड़ा-सा ऑयली ऑयली सा चर्बी भी होती है। तो वो, लेकिन वो पोर्शन इतना कम माइनर से होते हैं गोश्त के साथ जानवरों के अंदर, तो हम उसको इतना ज़्यादा नेग्लिजिबल ही कह देते हैं, मतलब ये कहते हैं कि नहीं पाई जाती। लेकिन वो होता है इतना थोड़ा-सा, वो एक्सट्रैक्ट भी कहाँ करते हैं मतलब इतने जानवर में से।
ज़्यादा तो फैट ही मिलती है। इट कंसिस्ट ऑफ, ये क्या लिखा है, कटिंग और चॉपिंग द फैटी टिश्यूज इनटू स्मॉल पीस दैट आर बॉइल्ड इन ओपन वेट्स। वेट्स कहते हैं बर्तन को। आर कुक्ड इन स्टीम डाइजेस्ट, स्टीम से डाइजेस्ट करके या उसको बॉयल करके हम लोग फिर उसमें से ये चीज़ें करते हैं। फैट्स ग्रेजुअली ऊपर मिल जाती है टिश्यूज के, मतलब प्रोसेस वही है, सिंपल से हैं। ये आपको लास्ट टाइम प्रेजेंटेशन में भी एक्सप्लेन किया था। मैं चूंकि टेक्निकल चीज़ों की तरफ आपको पता ज़्यादा पढ़ाता हूँ, तो ये वाली चीज़ें आप वैसे ही पढ़ के तो देख लीजिएगा। सेंट्रीफ्यूज का मतलब होता है हम उसको बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे एजिटेट करते हैं, तो उस प्रोसेस से भी हमें चीज़ें मिलती हैं, सेंट्रीफ्यूज प्रोसेस। ये आप पढ़ लीजिएगा, ना समझ आए तो हम इसको आप डिस्कस कर लीजिएगा। प्रेसिंग, अगेन दबा के उसमें से निकाल लेना। ये सारा इजी है, मैंने देखा इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं, जस्ट रीडिंग है। अच्छा, ये अब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है जो मैंने आपको बात की थी। ऑयल्स ऑब्टेन्ड बाय प्रेसिंग ऑपरेशन से, क्योंकि अब सॉल्वेंट का मतलब केमिकल प्रोसेस आ गया। पहले जितने प्रोसेस थे वो मैकेनिकली इन चीज़ों को सिर्फ हम देख रहे थे, तो ये आ जाता है आपका थोड़ा सा मैकेनिकल प्रोसेस, सॉरी केमिकल प्रोसेस। ऑयल्स ऑब्टेन्ड बाय प्रेसिंग ऑपरेशन, उसमें जैसे मैंने पहले बताया कि जब सारा कुछ निकाल भी लेना मैकेनिकली उसमें से प्रेस करके, तो फिर भी 3 से 15% उसमें ऑयल होता है। उस ऑयल के लिए फिर आप क्या करते हैं, व्हेन द वैल्यू ऑफ ऑयल इज कंसिडरेबली ग्रेट, जैसे ऑलिव ऑयल है ये बहुत महंगा होता है, तो हमारे लिए वो 3 से 15% भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि फिर उसको मालिश के लिए, इस पर्पस के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर लिखा होता है पोमिसाइड। अगर आप उसके देखें ना डब्बा, आजकल हमारे खैर से जैतून का तेल जो बिकता है, पोमिसाइड अगर लिखा हो तो वो ना खरीदा करें, वो ये वाला होता है, ठीक है, रेजिडुअल ऑयल। वर्जन या एक्स्ट्रा वर्जन जो होता है वो महंगा बेशक हो, लेकिन अगर आपने खाना तो फिर सही चीज़ खाएं। और मतलब बाद लोग कहते हैं यार चलो सस्ता मिल रहा है, ऊपर वो स्पेन भी लिखा होता है तो हम लोग ले लेते हैं, लेकिन ये नहीं पढ़ते उसने बड़ा सारा पोमिस ऑयल लिखा होता है, तो वो नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से, एडिबल पर्पस के लिए, खाने के लिए, ठीक है। तो it is desirable to obtain more complete extraction with solvent. Modern commercial methods of solvent extraction use volatile purified hydrocarbons, especially the various grades of petroleum, benzene, ZDN नहीं लिखना होगा, commercially known as petroleum ether, hexane, heptane। तो इस तरह के हम मुख्तलिफ सॉल्वेंट, स्पेशली ये एन हेक्सेन काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। एन हेक्सेन में नॉर्मल स्टेट है, ठीक है, और उसको काफ़ी ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। हेप्टेन तो इतनी नहीं मिलती, हमारे तो लैब में ये हेक्सेन ही ज़्यादा मिली, हम इसी से ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लेते थे। तो नॉर्मल हेक्सेन से ईथर वोलाटाइल बहुत ज़्यादा होता है, एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको इतना ज़्यादा नहीं। अच्छा, एक और मज़े की बात आपको बताऊँ, जो फैट्स ऑयल्स है ना, ये नॉन पोलर, अगर आप देखें तो नॉन पोलर से ज़्यादा डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट पता नहीं इसने लिखा हो इधर के नहीं, लेकिन नॉन पोलर में इसकी काफ़ी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आते हैं। अब चूंकि पानी पोलर है, हाईली पोलर है, तो पानी में ये डिसॉल्व नहीं होता। इस तरह से अगर आप देखें तो पोलर सॉल्वेंट भी यहाँ पे कोई नहीं लिखा होगा, ये सारे के सारे नॉन पोलर हैं। तो ये भी एक पॉइंट अपने जहन में रखिएगा। अब मुझे नहीं पता इसमें लिखा है कि नहीं, मैंने आपकी शायद लिखा हो कहीं, देखिए मैंने आपको वैसे बता दिया, चूंकि एक्सट्रैक्शन की मतलब डिसॉल्विंग, तो फैट्स एंड ऑयल नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे। टिपिकल एक्सट्रैक्शन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्लीनिंग टू रिमूव ट्रैम्प ऑयल, ये मतलब उसके जो मेथड है, लेकिन जो केमिकली है वो उसमें वही बात थी कि मुख्तलिफ जो वोलाटाइल सॉल्वेंट या हम नॉन पोलर सॉल्वेंट्स को यूज़ करके हम उसमें से ऑयल निकाल सकते हैं। बाकी फिर भी वो क्या कहते हैं ना, उसका खून निचोड़ने के लिए हम ये लेस देन 1% रेजिड्यू के लिए भी कुछ ना कुछ करते हैं, ये सारे लिखा हुआ है। बड़ा अच्छा इसने बनाया है, मतलब इसने कहा कि आखिरी कतरे तक का भी ऑयल कैसे निचोड़ना है किसी में से, ठीक है, शेखांग है। तो ये मतलब अच्छा है उसमें से। इंडस्ट्री स्केल पे ऐसे ही होता है, आप इवन आपकी जो वेस्ट होती है आप उसको भी, हम तो घरों में हमें तो हमारी शान कटती है ना कुछ ऐसे, इंडस्ट्री में तो जनाब वो कहते हैं कि आपका कूड़ा भी सेल होना चाहिए। कूड़ा भी फेंकते नहीं है वो लोग, सेल करते हैं। तो ये इसमें है चीज़ें। अच्छा जी, ये बाकी ये सारे वो टेक मैकेनिकली मेथड्स हैं। मेथड्स फॉर एनालिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल।
मॉइस्चर कंटेंट जैसे वही है, ओवन मेथड है। ऑयल एंड फैट इज द लॉस ऑफ मैथ, ये 105 डिग्री पे किया हुआ है, ठीक है, ये भी मेथड ठीक है। जो दूसरा मैंने आपको मेथड बताया था वो भी आप यूज कर सकते हैं, जो हमने कोल के अंदर पढ़ा था। लेकिन ठीक है, ये भी जो मेथड है कि हम उसको गर्म करें, उसमें से वाटर कंटेंट उड़ जाए तो मॉइस्चर, वैसे तो इसके अंदर कुदरती तौर पे मॉइस्चर होगा ही बहुत कम, ठीक है, क्योंकि पहले ही ये मॉइस्चर मतलब वाटर, वाटर के अंदर चूंकि डिजॉल्व ही नहीं होता, तो वाटर के साथ ही इसका कोई इतना ज्यादा इंटरेक्शन होता नहीं है। तो ये मेथड है वही, 105 डिग्री पे 1 घंटा उसको कर लें, फिर हम उसको एनहाइड्रस में या उसमें रख दें, डेसिकेटर में, इस तरह के मेथड है। ये साथ उसका फार्मूला है। अब कलर इसका कैसे डिटरमिन करते हैं, ये जो मेथड लिखा हुआ है ये भी काफ़ी ओल्ड मेथड है, लेकिन चलें ठीक है। द मेथड डिटरमिन द कलर ऑफ ऑयल बाय कंपैरिजन विद Lowy bond of known color. The color is expressed as the sum total of the yellow and red slides used to match the color of the oil in the cell of the specified size in the Lowy bond. ये है एक मेथड, लेकिन मैं अक्सर में चाह रहा था यहाँ पे कोई कलर के लिए ना हम और भी मेथड हैं, लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, वो हम लिख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी ना हो जाए। डिटर्मिनेशन ऑफ स्पोनिफिकेशन वैल्यू वही है जैसे कि फैट्स जो है वो कितना, अच्छा ये किरण आपने KOH ट्वाइस लिखा हुआ है, ये क्या वजह है इसकी? सर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है। तो पोटाशियम की तो एक KOH होता है, KOH ट्वाइस तो नहीं होता, ये फर्स्ट ग्रुप का है, सेकंड ग्रुप का तो नहीं है। सोडियम के नीचे आता है ना पोटाशियम, उसके भी आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, पोटाशियम के भी आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, दो तो नहीं। हाँ तो ये बच्चों जरा देख लीजिएगा, ये 2 ना लिखिएगा, KOH NaOH का एक ही होता है ना। तो ये आपको उसमें फैट्स अपना डिटर्जेंट में भी आपने ये स्पोनिफिकेशन का टेस्ट आपने देखा था कि स्पोनिफिकेशन हम करते हैं, स्पोनिफिकेशन वैल्यू चेक करते हैं। स्पोनिफिकेशन वैल्यू मतलब सोप बनाना, कि कितने मिलीग्राम हम यूज करें KOH के, कि वो आपका उसको जो है 1 ग्राम फैट्स और ऑयल को कन्वर्ट कर दे सोप में, ठीक है। तो ये उसका एक रिएक्शन है जिसकी बेस पे हम स्पोनिफिकेशन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये KOH ट्वाइस जहाँ पे भी लिखा हो वहाँ पे आप जहन से KOH कर दीजिएगा, 2 को काट दीजिएगा, ठीक है। बाकी सिंपल वही है प्रोसेस। ये चूंकि हम पढ़ चुके हैं इसलिए मैं इसको गो थ्रू कर रहा हूँ, इसमें कोई ऐसी बात हो तो चलो जस्ट आपकी रिवीजन है, वरना ये इसने अच्छा से एक्सप्लेन तो किया था सारा, और इसकी वीडियो भी अपलोडेड है, अगर किसी को ना समझ आए तो वीडियो दोबारा देख ले। तो बाकी ये है आपके पास है, इससे पूछ लीजिएगा क्या कोई चीज़ अगर क्लियर ना हो। अच्छा यहाँ पर जो एक पॉइंट है ये थोड़ा सा देखने वाला है कि स्पोनिफिकेशन नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चेन लेंथ ऑफ फैटी एसिड, यानी कि फैटी एसिड की चेन लेंथ ज्यादा होगी तो उतना ही स्पोनिफिकेशन नंबर कम होगा, ठीक है। ये ऊपर स्पोनिफिकेशन वैल्यू का फार्मूला है, लेकिन इसने फार्मूला कहाँ से आया कोई नहीं लिखा, बस लिख दिया डायरेक्ट। लेकिन ये यहाँ पर चूंकि असल में प्रैक्टिकल का आपका प्रॉब्लम ऑनलाइन में आ गया, फिर उन्होंने असल में मना कर दिया था वरना के प्रैक्टिकल के एग्जाम से, तो मैंने इसलिए फिर उसको छोड़ दिया। लेकिन ये वहाँ पर ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी थी हमने, तो कोई नहीं, हम नेक्स्ट इधर ही हैं, आप भी इधर ही हैं, केमिस्ट्री में तो है ना, हम इसको देख लेंगे। टेस्ट फॉर फैट्स एंड ऑयल्स, अच्छा ये टेस्ट तो हो गए, ये आप देख लीजिएगा। इसके अलावा इसके रिएक्शंस लिखे हैं आपने किरण इसमें? नो सर रिएक्शंस नहीं लिखे हैं। फैट्स एंड ऑयल्स के वो ज़रूरी थे रिएक्शंस, मैं आपको सैचुरेटेड एसिड ने क्योंकि रिएक्शंस अगर आप उसकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करते हैं ना किसी भी चीज़ की, साथ उसके रिएक्शंस भी लिखने ज़रूरी होते हैं। और सर फिर लिख दूंगी मैं रिएक्शंस।
लिख के तो सेंड कर दूंगी। मैं आपको नहीं अभी बता देता हूँ, आज के बाद हमारी फिर क्लास नहीं होनी, इस चीज़ को भी वाइंड अप करते हैं। मैं आपको देख लेता हूँ आपने क्या किया, मैं आपको अभी बता ही देता हूँ, टेंशन खत्म कर, मतलब दो चार तो मुझे याद है, मैं वही बता देता हूँ, बाकी फिर आप नेट से देख के, तो आज ही देख के फिर हम इसको फाइनल कर लेंगे। मेरे पास अभी किताब में देखता हूँ मैं खोल के, जस्ट मुझे आप 2-4 मिनट दें तो मैं आपको। अच्छा, एक तो रिएक्शन इनका होता है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा रफ सा आपको बताऊंगा, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर मुश्किल है मेरे लिए बनाना बॉन्ड को। ये सी के ऊपर है डबल बॉन्ड हो, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, और आर, आर सी डबल ओ सी एच टू। अब यहाँ पर दरमियान में बॉन्ड है, और इस तरह से सी एच ओ सी ओ आर, और फिर अगेन सी एच टू ओ सी ओ, ठीक है। ये फैट्स का समझ रहे, ये यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ये जो ग्लिसरॉल ग्रुप कहलाता है, सी एच टू ओ सी एच टू सी एच, और ये मतलब सारा कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी कर लें, और सी डबल बॉन्ड हो कार्बोक्सिलिक एसिड का, आर सी डबल ओ, और यहाँ पर आर है ना एस्टर ग्रुप, तो यहाँ पर ग्लिसरॉल लगा, ये फैट्स है। फैट्स एंड ऑयल दोनों का यही फार्मूला है, आर में अनसैचुरेशन होगी तो ये अनसैचुरेटेड है। इसके जो रिएक्शंस हैं आपको जैसे मैंने पहले बताया कि इसके वाटर के अंदर नहीं डिसॉल्व होता, ठीक है, लेकिन वाटर के साथ इसका हाइड्रोलिसिस का एक रिएक्शन है, वो ऐसे सिंपल नहीं होता, कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर आप एरो लगा दें, ठीक है, ये एरो समझ लें, ठीक है, अब आप थोड़ा सा खुद ही आइडिया हो जाएगा आपको, ये अपने पास आप सही तरह से लिख लीजिएगा रिएक्शन। अच्छा, ये जो रिएक्शन होता है यहाँ पे उसकी रिएक्शन कंडीशन भी मैं लिख देता हूँ। एरो के ऊपर आपने लिखना है H पॉजिटिव, यानी कि एसिडिक मीडिया, ठीक है, H के ऊपर पॉजिटिव है, और साथ एक एंजाइम यूज करना है लाइपेज, ठीक है। ये लाइपेज एंजाइम की मौजूदगी में इसका ब्रेकडाउन होता है एसिडिक मीडिया के अंदर, और ये टूट जाता है आपका। अब बच्चों नजर आ रही है ना स्क्रीन? जी सर आ रही है। हाँ, बस गुजारा करें ऐसे ही। मैं थोड़ा सा इसको, ठीक है, यहाँ पर वही सी एच ओ एच, और फाइनली फिर इसके नीचे जो है सी एच टू ओ एच। एक तो ये रिएक्शन हो गया, यानी कि ये यहाँ से बॉन्ड टूटता है, यहाँ से, ठीक है, ये टूट गया, सी ओ ओ, इसके दरमियान से ये बॉन्ड टूटा, और ये ब्रेक डाउन हो गया। बेसिकली आपको बताया था एंजाइम जो है वो ब्रेक डाउन कर देते हैं, लाइपेज एंजाइम जो है वो पर्पस में यूज होता है, इसका हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ इसके क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, आर सी डबल ओ एच। नहीं, ये मेरा ख्याल सॉरी इधर से टूटेगा, मैं यार थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, इधर से आई थिंक टूटेगा, सी एच टू एस्टर ग्रुप से, सी डबल ओ के बाद टूटेगा, हाँ यहाँ से टूटेगा, ठीक है, ये सी एच टू ओ एच इधर से लेगा जी, ठीक है, आर सी डबल ओ पूरा रहेगा, और उसके साथ एच लग जाएगा, समझ गए मेरी बात? तो ये आपका ग्लिसरॉल का फार्मूला है, और ये आपका फैट्स हो गया, ये आपका वाटर एसिडिक एंजाइम रिएक्शन, ये आपका ग्लिसरॉल, और साथ उसके फैटी एसिड, ये आपका बन गया, ठीक है, ये एक रिएक्शन हो गया। अब आ जाते हैं हम दूसरे रिएक्शन की तरफ, उसमें क्या होगा, इसी को ही अगर आप यूज करना चाहें, दोबारा आ जाए उधर किधर गायब हो गया, अच्छा जी। अच्छा, दूसरा ये है इसका फार्मूला, दूसरा रिएक्शन, एक तो ये हो गया,
एक इसका रिएक्शन होता है, वो आपने पढ़ा होगा घी इंडस्ट्री का, ठीक है, लेकिन वो ऑयल का है। ऑयल के अंदर अगर आप हाइड्रोजनेशन करते हैं H2 निकल की मौजूदगी में, यही चीज होगी, ठीक है। इसके साथ आपने उसका रिएक्शन करवा देना है। अ, ठीक है, इसका आपने रिएक्शन करवा देना है हाइड्रोजन के साथ, मतलब इसके अंदर अनसैचुरेशन होगी तो हाइड्रोजन उसमें ऐड हो जाएगी और वो कन्वर्ट हो जाएगा फैट्स के अंदर। ऑयल की फैट्स के अंदर कन्वर्जन जो है वो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। लेकिन एक बार याद रखिए, घी इंडस्ट्री में ये प्रोसेस यूज होता है, तो यहाँ पर जो सम टाइम जो फैटी एसिड है वो जितने भी होते हैं वो सब के सब कन्वर्ट नहीं होते उसमें सैचुरेशन में, मतलब कुछ ना कुछ अनसैचुरेशन रह जाती है। और वहाँ पर एक वो जो प्रॉब्लम है हमारी हेल्थ से रिलेटेड, वो ये है कि वो ट्रांस फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। जो ट्रांस फैटी एसिड है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है आपकी हेल्थ के लिए और कोलेस्ट्रॉल के लिए। तो अक्सर जो हमारे पास ऑयल्स हैं उसमें भी यही कहते हैं कि कुकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जब हीट अप होते हैं तो उसके बाद अनसैचुरेशन उसकी, मतलब अगर वो मतलब वापस आता है अपने ओरिजिनल हीट अप होने के बाद, ज़ाहिर है एक्साइटेड स्टेट में गया, ग्राउंड स्टेट में आया, तो वहाँ पर क्या होगा, उस वहाँ पर वो कन्वर्ट हो सकता है ट्रांस में, ठीक है। सीसो ट्रांस का आपको पता है, अगर ट्रांस में कन्वर्ट हो गया तो डेंजरस है आपकी हेल्थ के लिए। तो ट्रांस फैटी एसिड से बचने के लिए फिर बहुत सारे प्रोसेस करते हैं इंडस्ट्री में। घी और ऑयल का भी वो देखते हैं कि 100% वो कन्वर्ट हो जाए, सब के सब फैट्स जो हैं उससे अनसैचुरेशन रहे ही ना, कि ट्रांस वाला काम ही खत्म हो जाए। तो ट्रांस फैटी एसिड जो है वो आपकी हेल्थ के लिए डेंजर है। ये दूसरा रिएक्शन हो गया। तीसरा रिएक्शन जो है, ठीक है, दूसरा रिएक्शन मैंने आपको क्या बताया, इसकी हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, ठीक है, विद H2 हाइड्रोजन के साथ। इसमें कैटलिस्ट आपने यूज करते हैं निकल। तो साथ टेम्परेचर भी होता है, वो भी मुझे इस टाइम याद नहीं कितना होता है। तो इन रिएक्शंस को हम देख लेंगे। बहरहाल ये 3 रिएक्शंस तो आप करें ना फिलहाल। तीसरा रिएक्शन इसका वही होता है जो सोप वाला है, सोप बनाने के लिए। कौन सा वाला, कि फैट्स को आप NaOH या KOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। जो आपने अभी स्पोनिफिकेशन नहीं पढ़ी, ये वही चीज़ है। इसके नतीजे में क्या बनेगा, सोप। सोप का क्या मतलब है कि फैट्स का जो है वहां पर और साथ इसके क्या बनेगा, ग्लिसरॉल, ठीक है। सोप क्या है, सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो जो फैटी एसिड होगा उसका सोडियम या पोटाशियम का साल्ट बन जाएगा और साथ आपके ग्लिसरॉल बन जाएगा। ये 3 रिएक्शन है, ये 3 आप करें। बाकी जो है वो अगर कुछ और मिलते हैं तो मैं देखता हूँ, वरना फिर ये 3 तो जरूर कीजिएगा। एक आपने देखा कि उसका एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस है इसका, फैट्स का, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया, ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो गया। दूसरा रिएक्शन है, अगर ब्रेक डाउन के रिएक्शन देखें तो फैट्स एंड ऑयल का है, NaOH और KOH के साथ इसका रिएक्शन है। सोप फॉर्मेशन, सोप फॉर्मेशन या डिटर्जेंट कैसे बनता है, वही आपका उसका जो सोडियम या पोटाशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तीसरा रिएक्शन हाइड्रोजनेशन है, कि अनसैचुरेशन जो है वो हाइड्रोजन उसमें ऐड हो जाती है, डबल बॉन्ड खत्म हो जाते हैं और CH डबल बॉन्ड CH है तो CH2 हो जाएगा। एक एक H जो है वो दोनों डबल बॉन्ड की साइडों पे ऐड हो जाएगा और सैचुरेशन हो जाएगी। ये आपका रिएक्शन है और इसके नतीजे में ट्रांस फैटी एसिड बनते हैं। ट्रांस फैटी एसिड बहुत ज़्यादा डेंजरस है। 2-4 लाइनें आपको ट्रांस फैटी एसिड की भी आनी चाहिए, उसके नुकसानात की भी आनी चाहिए और बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए उसका क्या रोल है वो भी आना चाहिए। वो मटेरियल देख लीजिएगा, वरना खुद आपको ये लिखना है। अगर पेपर में आ जाता है तो ट्रांस फैटी एसिड और इस रिएक्शन के नुकसानात आपको आने चाहिए, ठीक है। क्योंकि एडिबल ऑयल से रिलेटेड ये चीज़ टॉपिक है तो इसलिए आपको इसमें जो डेंजरस पॉइंट्स हैं उनका भी पता होना चाहिए,
ठीक है, ये 3 रिएक्शंस हो गए और ट्रांस फैटी एसिड से रिलेटेड आपको डिटेल का पता होना चाहिए। उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो भी पता होना चाहिए। और कोई क्वेश्चन बच्चों इसमें? कोई और बात आपने पूछनी हो?